वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिकल्पना परीक्षण, इस टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं जिससे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये आपके बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पीजी एंट्रेंस एग्जाम हो गया आपका, या फिर पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, संगणक कंप्यूटर हो गया आपका, सांख्यिकी अधिकारी एसओ, या जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, या फिर आपका यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। ये अलग अलग एग्जाम जहां पे भी आपका टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना परीक्षण, जो भी सांख्यिकी का टॉपिक आपका जिस सिलेबस में है, उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए आज के। परिकल्पना परीक्षण के लिए टी बंटन का प्रयोग जब किया जाता है तो उस समय मान्यता ली जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें टी बंटन की, अगर हम बात की जाए तो टी बंटन का जो प्रयोग है वो कब किया जाता है? जब एन जो है वो लेस देन 30 है, मतलब जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, लघु प्रतिदर्श अगर होते हैं, स्मॉल सैंपल अगर होते हैं, तो उनमें सार्थकता का परीक्षण करने के लिए, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? टी टेस्ट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट टी टेस्ट इसको हम कहते हैं। और इसमें एक मान्यता ली जाती है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा बंटन है, वितरण है, वो किस प्रकार का है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ग्राफ पर अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करोगे तो शेप कैसा बनेगा? बेल्ट शेप बनेगा, घंटीनुमा इसकी आकृति बनती है। तो टी बंटन का प्रयोग किस समय जब किया जाएगा तो उस समय क्या एजम्पशन ली जाती है, क्या मान्यता ली जाती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, प्रसामान्य वितरण का ये अनुसरण करती है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा होगा डी। नेक्स्ट देखिए सेकंड। परिकल्पना परीक्षण से प्राप्त पी मूल्य, पी वैल्यू जो होती हैं वो क्या दर्शाती हैं? ठीक है, पी वैल्यू की अगर बात की जाए तो पी वैल्यू क्या दर्शाती है कि हमारे पास में जो डेटा है, ठीक है, उसकी कितनी संभावना है कि हमारा जो डेटा है वो शून्य परिकल्पना के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो डेटा है वो नल हाइपोथेसिस जो हमारी है उसके अंतर्गत आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि पी इक्वल टू कितना आपका 0.05 है। ठीक है, जो पी वैल्यू आपकी है वो कितनी है? पी इक्वल टू आपका है 0.05 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, जो हमारी शून्य परिकल्पना है, उसके सत्य होने की जो संभावना है, उसके सही होने की जो संभावना है वो कितनी है? 5% है। ठीक है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, जिसको आप क्या लिखते हो? H0 लिखते हो, उसकी सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 5% है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो करेक्ट आंसर इसमें से आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन हमारा होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है, शून्य परिकल्पना सही है। सांख्यिकी परिकल्पना परीक्षण के अवलोकित परिमाणों के समान चरम परिणाम प्राप्त करने की जो प्रायिकता होती है उसको हम पी कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में अगर आप देखोगे तो पी का मतलब क्या हो गया आपका? कि जो हमारी शून्य परिकल्पना है उसके कितने प्रतिशत चांस है कि वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में आपके पास में यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं कि पी का जो मान है वो सार्थकता स्तर से अगर अधिक आ जाता है तो H0 को अस्वीकार करने में विफल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अस्वीकार करने में विफल का मतलब हो गया उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। इस लाइन का अर्थ आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्या लिखा हुआ है? टाइप 2 त्रुटि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करती है जबकि वह वास्तव में सत्य हो। ठीक है, सत्य है लेकिन उसको अस्वीकार करती हैं। ठीक है, जबकि शून्य परिकल्पना में क्या होता है? गलत होती है लेकिन उसको स्वीकार कर लिया जाता है।
और तीसरा आपका ऑप्शन क्या दे रखा है कि वैकल्पिक परिकल्पना यह है कि जनसंख्या माध्य एक निर्दिष्ट मान से अधिक है तो परीक्षण 2 पूंछ वाला होगा। तो इन कथनों के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पी वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट लेवल से ज्यादा है इसका मतलब हम H0 को स्वीकार करेंगे, H0 को अस्वीकार करने में विफल रहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये जो आपका सममित वितरण होता है उसके साथ में संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए कि हम सार्थकता के 5% स्तर पर एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया हमने, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हमने, जो आपका सिग्निफिकेंट लेवल है वो कितना है 5% का लेवल, इस पर हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको हमने अस्वीकार कर दिया। तो सार्थकता के निम्नलिखित में से किस स्तर के लिए हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं? तो देखिए, सार्थकता का स्तर 5% का मतलब क्या हो गया, 5% से अगर कम है तब तो हम उसको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 5% से ज्यादा है, क्योंकि 5% का मतलब क्या हो गया कि जो संभावना है उसमें त्रुटि की संभावना आपकी गलत होने के चांसेस कितना है 5%, 95% ये चांस है कि वो सत्य होगा। ठीक है, इसका मतलब 5% का जो स्तर है उस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो किस स्तर के लिए हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेंगे? इनमें से 6%। ठीक है, इस 5% से ज्यादा जो भी होगा वहां पे, तो 6% 5% से ज्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट देखिए, यदि परीक्षण का सार्थकता स्तर 5% है तो निम्नलिखित में से कौन सा पी मान, यहाँ पे पी वैल्यू की बात की गई है, हमें शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा? पी की क्या वैल्यू होगी? तो हम क्या करेंगे, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है जो उसको हम लिखते हैं H0, उसको हम अस्वीकार करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अस्वीकार कब किया जाएगा, जब आपकी पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0.05। ठीक है, 5% का मतलब आपको क्या हो जाएगा 0.05। तो जब P की वैल्यू लेस देन 0.05 होगी तो हम क्या करेंगे, हमारी जो हाइपोथेसिस है, जो हमारी परिकल्पना है, उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए 5% से कम यहाँ पे कहाँ पे है, डी ऑप्शन में। ठीक है, 0.05 से कम आपका क्या है 0.025 है। बाकी सारे ऑप्शन देखिए 0.05 से ज्यादा है, जैसे कि पॉइंट आपका 15 है, 0.15 जो है वो ज्यादा है किससे, 0.05 से। इसी तरीके से 0.1 जो है वो भी ज्यादा है किससे, 0.05 से ज्यादा है। और 0.06, ठीक है, 0.06 भी क्या है 0.05 से ज्यादा है। तो हम उसको रिजेक्ट कब करेंगे, जब 0.05 से उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी कम। और ये कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। अगला देखिए, टाइप 2 त्रुटि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए 2 प्रकार की एरर्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो जब हम टाइप 2 की बात करेंगे तो टाइप 2 का मतलब क्या हो गया कि कोई भी परिकल्पना क्या है, गलत। ठीक है, और गलत परिकल्पना को हम क्या कर लें, स्वीकार कर लें। ठीक है, गलत परिकल्पना को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 एरर कहेंगे, दूसरी प्रकार की त्रुटि। ठीक है, प्रकार 2 की त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, प्रकार 2 की त्रुटि का मतलब देखो, जब हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो उसमें हम क्या मानते हैं कि 2 समूह के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन शोधकर्ता ने कोई रिसर्च किया है और उसने क्या निष्कर्ष निकाला है कि समूह के बीच में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में उनके बीच में अंतर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 त्रुटि कहेंगे। तो गलत परिकल्पना को स्वीकार करना क्या दर्शाता है, टाइप 2 की त्रुटि को दर्शाता है। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं।
कि एक शोधकर्ता है जिसने क्या किया, कोरोना जैसे महामारी आई थी, ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसकी कोई एक नई वैक्सीन का वो टेस्ट करना चाहता है, ठीक है, एक शोधकर्ता है वो कोरोना की नई वैक्सीन का टेस्ट करना चाहता है कि कोरोना रोकने में ये जो वैक्सीन है वो प्रभावी है। तो वो अपनी जो स्टडी करता है तो उसमें वो क्या देखता है कि जो नई दवा जिसकी वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, जो नई दवा मार्केट में आई है, जो नई वैक्सीन मार्केट में आई है और पुरानी वैक्सीन है, उन सांख्यिकीय रूप से उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो नई वैक्सीन है वो प्रभावी नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर नई वैक्सीन प्रभावशाली है, ठीक है, मतलब कोरोना रोकने में वो प्रभावी हैं, इसका मतलब इस प्रकार की जो त्रुटि हो गई इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की त्रुटि कहेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन टाइप 2 त्रुटि का उदाहरण है, ठीक है, टाइप 2 की जो त्रुटि होती है उसका उदाहरण क्या है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि कोई भी गलत परिकल्पना है उसको अगर हम स्वीकार कर लें, ठीक है, तो किसी सही होने पर शून्य परिकल्पना को ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद में अगर आप देखोगे तो कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन आपका होना चाहिए इसमें फर्स्ट, शून्य परिकल्पना के गलत होने पर, देखिए हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत है, ठीक है, उसके गलत होने पर उसे अस्वीकार करने में सफल हो जाना, ठीक है, अस्वीकार करने में सफल होने का मतलब क्या हो गया, उसको हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है, हमारी जो शून्य परिकल्पना है वो गलत है, लेकिन फिर भी उसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये कौन सी त्रुटि होगी, आपकी टाइप 2 की त्रुटि होगी। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन टाइप 1 त्रुटि का उदाहरण है। टाइप 1, देखिए 2 प्रकार की त्रुटि है, इसमें से आप एक अच्छे से समझ लीजिए, दूसरी अपने आप आ जाएगी, ठीक है, कि सही होने पर शून्य परिकल्पना को अगर अस्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, सही है, करेक्ट है, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, उसको अस्वीकार कर दिया है। सही परिकल्पना को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 1 की त्रुटि कहेंगे, ठीक है, लेकिन जो गलत परिकल्पना है उसको अगर स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत है, लेकिन उसको अगर स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट अगर कर लिया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की त्रुटि कहेंगे, एरर कहेंगे। तो आपको केवल एक याद रखना है, ठीक है, कौन सा याद रखना है, कि जो हमारी परिकल्पना है अगर वो सही है लेकिन उसको क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, सही को अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो ये आपका टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। टाइप 1 की जो त्रुटि है उसमें क्या होता है, हमारी परिकल्पना हमने जो माना है वो सही है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 कथन हैं, एक आपका अभिकथन है जिसको ए से लिखा हुआ है और दूसरा आपका उसका कारण है जिसको आर से दर्शाया गया है। फिर सही उत्तर क्या होगा उस कूट का हमको चयन करना है। फर्स्ट आपका है कि काई स्क्वायर परीक्षण परिकल्पना के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और अनुमान के लिए उपयोगी नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा हम देखते हैं कि जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये भी बिल्कुल सही है और इसके लिए पैरामीट्रिक मूल्यों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये दोनों आपके सही हैं और स्पष्टीकरण भी क्या है, सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाना चाहिए, इसमें ऑप्शन सी, कि दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी आपका क्या है, सही है। अगला देखिए, जंगल में भटकने के दौरान राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विवाह कर लिया, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। उसने शकुंतला को एक शाही अंगूठी दी जो
तब उसकी पहचान का कार्य कर सकती थी जब वह भविष्य में मिलने आएगी। लेकिन शकुंतला ने उनसे मिलने के लिए जाने के दौरान वह अंगूठी क्या कर दी थी, खो दी थी। और जब वह दुष्यंत के महल पर पहुंची तो वह उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि शकुंतला के पास में वो अंगूठी नहीं थी। तो इस व्याख्यान में राजा दुष्यंत ने निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी त्रुटि थी, यहाँ पे आपको बताना है किस प्रकार की यहाँ पे त्रुटि हुई है। तो करेक्ट आंसर आपका किस में इसमें हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, टाइप 1 की त्रुटि। ठीक है, टाइप 1 की त्रुटि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सत्य परिकल्पना है, क्योंकि वो कौन थी, शकुंतला थी, लेकिन उसने अंगूठी खो दी, इसलिए राजा दुष्यंत उसको पहचान नहीं पा रहे थे, मतलब और उसको अस्वीकार कर लिया। मतलब यहाँ पे हमारी जो परिकल्पना थी वो क्या थी, सत्य थी, लेकिन राजा दुष्यंत उसको पहचान नहीं पाए। ठीक है, इसका मतलब उसको अस्वीकार कर दिया गया है। तो जो चीज सही है उसको अगर अस्वीकार कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला को पहचानने में असमर्थ है। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो अंगूठी नहीं पहनी थी, अंगूठी उन्होंने खो दी थी। लेकिन सच क्या था कि वह वास्तव में कौन थी, शकुंतला थी। तो दुष्यंत ने शकुंतला होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब सत्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइप 1 की त्रुटि कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक शोधकर्ता टाइप 2 त्रुटि करता है जब वह, ठीक है, टाइप 2 की जो त्रुटि होती है उसके बारे में क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। तो टाइप 2 की जो त्रुटि होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गलत परिकल्पना होती है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, गलत का मतलब क्या हो गया, असत्य। तो कोई परिकल्पना अगर असत्य है लेकिन उसको स्वीकार कर लिया जाए, तो जो नल हाइपोथेसिस आपकी है, ठीक है, वो गलत है लेकिन उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की एरर कहेंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, परिकल्पना परीक्षण में टाइप 2 की जो त्रुटि है, वापस वही क्वेश्चन आपका, टाइप 2 की त्रुटि के जो ऑप्शन आपके यहाँ पे दे रखे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनमें से कौन सा सही होना चाहिए कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। गलत परिकल्पना को अगर स्वीकार कर लिया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइप 2 की एरर कहेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी परिकल्पना अगर गलत है, ठीक है, गलत अगर है लेकिन उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, समूह के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो निष्कर्ष पहुंचा, लेकिन वास्तव में अगर अंतर होता है तो आपका टाइप 2 की त्रुटि को दर्शाता है। अगला देखते हैं, एक अनुसंधानकर्ता ने मौखिक योग्यता पर छात्रों के दो समूहों की तुलना करने के लिए टी टेस्ट का उपयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग को 20 बार दोहराया। ठीक है, 20 बार उन्होंने टेस्ट किया था और 19 बार उनको क्या हुआ, उनके बीच में डिफरेंस, महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिला था। इसके आधार पर उन्होंने अशक्त या शून्य परिकल्पना, जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। ठीक है, 20 में से देखो 19 बार तो क्या हुआ, अंतर आया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो नल हाइपोथेसिस थी उसको अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है। तो देखिए, उन्होंने प्रयोग जो किया था वो कितनी बार किया था, 20 बार। ठीक है, और जो अंतर आया वो कितनी बार आया, 19 बार आया। इसका मतलब अनुकूल परिणाम, मतलब टाइप 1 की एरर आपकी जो होती है उसके पक्ष में अगर आप परिणाम देखोगे तो वो कितनी बार आया, केवल एक बार। ठीक है, एक बार अंतर नहीं आया था, क्योंकि 20 में से 19 बार अंतर आया था। इसका मतलब 20 में से 19 को आप माइनस कर दीजिए, एक बार अंतर नहीं आया। ठीक है, ये आपका अनुकूल परिणाम हो गया, टाइप 1 त्रुटि की हम बात कर रहे हैं। फिर कुल परिणाम कितने, यहाँ पे देखिए कितनी बार टेस्ट किया था, 20 बार, तो कुल परिणाम कितने आपके यहाँ पे, 20। ठीक है, तो 1/20 अगर करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा,
0.05 आएगा। ठीक है, 0.05 आएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, समान समूहों का उपयोग करते हुए एक शोधकर्ता ने 100 परीक्षणों में से 95 बार महत्वपूर्ण सहसंबंध प्राप्त किया। 100 में से 95 बार तो क्या हुआ, जिन भी चरों के बीच में उसने अध्ययन किया था उनके बीच में संबंध देखने को मिला था। उसने शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। इसका अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे टाइप 1 की त्रुटि की बात की गई है। ठीक है, टाइप 1 की जो त्रुटि होती है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अल्फा के द्वारा। अब देखो टाइप 1 की जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 100 में से 95 को माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 95 किया तो कितना बचेगा आपका 5 अपॉन टोटल जो टेस्ट हुए थे, परीक्षण हुए थे, वो कितने हुए थे, 100 हुए थे। ठीक है, तो 5 में आप 100 का डिवाइड कर दो, मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने, मतलब टाइप 1 के पक्ष में आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5। 5 कहां से आया, 100 में से 95 को हमने माइनस कर दिया, अपॉन कुल परिणाम कितने, कुल कितनी बार टेस्ट किया गया, 100 बार। तो 5 अपॉन 90 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 5 अपॉन 90। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखते हैं, एक शोधकर्ता ने स्वतंत्र नमूनों के आधार पर दो समूहों की तुलना करने के लिए टी टेस्ट का इस्तेमाल किया और टी का मान कितना आया, 0.05 के स्तर पर महत्वपूर्ण पाया गया। इसका क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ पे टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.05 है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या संभावना है कि 100 में से 5% जो एरर है, त्रुटि है, वो किस कारण से है, समूह में जो सैंपल लिए गए उसकी वजह से होगा। ठीक है, सैंपल का जो आकार है अगर छोटा लिया गया है तो उसकी वजह से त्रुटि होगी, वो दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन 1 होना चाहिए। ठीक है, कि 100 में से 5 हैं कि नमूने की त्रुटियों के कारण समूह के बीच में अंतर हुआ है। ठीक है, समूह के बीच में जो अंतर आया है, त्रुटि आई है, वो किस कारण से आई है, सैंपल साइज के कारण आई है। अगला देखिए, एक शोधकर्ता परिकल्पना परीक्षण करने में टाइप 1 की त्रुटि करता है। ठीक है, टाइप 1 की जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, सत्य होने पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देना। ठीक है, ये भी हमने ऊपर देखा था। अगला है, अच्छी परिकल्पना के मामले में निम्न में से कौन सा कथन सत्य माना जाएगा, नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। एक अच्छी परिकल्पना की अगर हम बात करें तो वो परिकल्पना क्या होनी चाहिए, परीक्षण योग्य होनी चाहिए। ठीक है, परीक्षण योग्य होने चाहिए, उसके बाद में वो सरल होने चाहिए, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वो स्पष्ट होने चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हमको वहां पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 और 5, 1 2 5 कहां पे आपके फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता टाइप 2 की त्रुटि करता है। ठीक है, टाइप 2 की जो त्रुटि है वो कब होती है, गलत परिकल्पना को स्वीकार करने पे होती है। तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही होना चाहिए, जब वह असत्य है तो एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। देखिए यहाँ पे अस्वीकार लिखा हुआ। ठीक है, एक ऑप्शन में आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ पे स्वीकार करना। ठीक है, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो एक ही था कि जब वह असत्य है, मतलब असत्य का मतलब गलत परिकल्पना है, तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार अगर कर लिया जाए, ठीक है, गलत को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो इसको आप क्या कहोगे, टाइप 2 की त्रुटि कहेंगे। अगला देखिए, परिकल्पना परीक्षण में टाइप 2 की जो त्रुटि है वो वापस क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर किया था वैसे तो कौन सा हो जाएगा आपका कि शून्य परिकल्पना की स्वीकृति होती है जब वह गलत होती है। गलत को अगर हम स्वीकृत कर लें तो ये आपका क्या है, टाइप 2 की त्रुटि को दर्शाता है। अगला देखिए, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो,
एक अन्वेषक ने मौखिक योग्यता पर छात्रों के दो समूहों की तुलना करने के लिए टी टेस्ट का उपयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग को 30 बार दोहराया और 27 बार महत्वपूर्ण अंतर प्राप्त किया। तो इसके आधार पर उन्होंने शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है। तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि होगी? तो देखिए, 30 में से 27 बार अंतर प्राप्त किया, मतलब 3 बार अंतर नहीं आया था, और कुल प्रयोग कितने थे आपके? 30 थे। तो 3/30 को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1 या 0.10 भी हम लिख सकते हैं। मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।